नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको बताते हैं प्रदेश की राजनीति का हाल। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्रदेश की राजनीति आगे बढ़ रही है और किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आज एक बार फिर से किसानों के मसले पर हम बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से किसानों के मसले पर राजनीति हो रही है। चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। किसान आंदोलन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, यानी कि हस्तक्षेप किया है। हस्तक्षेप करने के बाद उन्होंने किसानों से भी और सरकार से भी कहा है कि एक समिति बनाइए और समिति इस पूरे मसले को हल करे। अब ऐसे में समस्या यह है कि किसानों की मांग क्या और सरकार का जवाब क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। किसानों के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर सरकार का पक्ष रख चुके हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से जरा यह समझाते हैं हम कि किसानों की मांग क्या है, उनकी आस क्या है और सरकार का उन मांगों पर जवाब क्या है। देखिए, आंदोलन करने का अधिकार सबको है, तो बातचीत करने को तैयार। प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है। हम ही सर्वशक्तिमान नहीं है, उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। किसानों और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज भी कर दिया, लेकिन सरकार आज भी किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। किसानों की तरफ से बातचीत के प्रस्ताव पर नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि किसानों की तरफ से बातचीत के लिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया। अगर कोई प्रस्ताव आता है तो जरूर हम बात करेंगे। तो अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उस पर बातचीत करने को तैयार। किसान और सरकार के बीच ना बनती बातचीत के बीच भी नरेंद्र सिंह तोमर का अगला बयान बेहद जरूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं आशावान हूं, इस मसले का हल जरूर निकलेगा। किसानों को गतिरोध को तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, किसानों को जरूर वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूँ और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूँ, गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। अब सबसे बड़े सवाल के जवाब की तरफ रुख करते हैं। कृषि मंत्री से सवाल था कि क्या सरकार कानून वापस ले सकती है, ऐसा कोई प्रावधान है? तो कृषि मंत्री ने जो कहा वो बेहद जरूरी था कि सरकार क्या सोचना भी चाहती है कि इनमें से कोई कानून वापस हो जाए। देखिए, सवाल इसका है कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया कि जी सकें, फायदे की खेती कर सकें, इस नियत से कानून बनाया है। किसानों की कई मांग है जिसे सिलसिलेवार तरीके से सुनने और समझने की जरूरत है, और ये भी समझना और सुनना जरूरी है कि सरकार और कृषि मंत्री का जवाब किसानों के मुद्दे पर क्या है। मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा कानून 2020, फसल की कीमत तय करने को लेकर विवाद संभव। विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियां लाभ उठा सकती है। बड़ी कंपनियां छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगी। कि न्यायालय में समाधान नहीं हो पाएगा तो हम जुडिशली के रास्ते भी खोलने पर विचार कर सकते। पराली पर जुर्माने से नाराज किसान। बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेगी, जिसकी वजह से कालाबाजारी बढ़ सकती है। जो ट्रेडर है, आप कहते हैं पैन कार्ड से खरीद करेगा तो धोखाधड़ी हो सकती है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार कर सकती है। पराली के बारे में हम लोगों ने कहा कि भाई वो जो ऑर्डिनेंस है उसका हम समुचित समाधान आपके हिसाब से करेंगे। किसानों को नामंजूर बिजली बिल 2020।
फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म हो जाएगी, किसानों को सब्सिडी खत्म हो जाएगी। बिजली के मामले में उनका जो आग्रह था, तो उस मामले में भी हम लोगों ने उनको कहा कि भाई कुल मिला के जैसी व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था रहेगी और हम लोग उस दिशा में बातचीत करेंगे। एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा, मंडियां भी खत्म हो जाएंगी। तो हम लोगों ने फ्लोर पर भी आश्वस्त किया, एमएसपी चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी। एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाने का भी काम हमने किया है, खरीद को भी बढ़ाया है। इन सभी मांगों के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील करते हुए कहा, आंदोलन से दिल्ली वासी परेशान हो रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही है, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, आप आंदोलन को खत्म कर दीजिए। आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है और जनता दिल्ली की परेशान हो रही है, इसलिए जनता के हित में, किसानों के हित में उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए और वार्ता से, चर्चा से मुद्दों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। किसानों पर एक बार फिर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है और हर चीज पर बात करने के लिए रास्ते खोल दिए हैं। अब किसानों के हाथ में है कि वो बात करना चाहते हैं या आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो किसानों के आंदोलन को लेकर के इस पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार इस मसले को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक बार फिर कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरा है, तो बीजेपी की तरफ से सुभाष बराला ने भी किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को जवाब दिया। किसानों पर राजनीति अब चरम पर है। कोई भी नेता एक दूसरे पर किसानों के मुद्दे को लेकर आरोप जड़ने से पीछे नहीं हट रहा। इसी कड़ी में कांग्रेस के विधायकों ने भी किसानों को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों ले रखा है। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा का कहना है, ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है, सरकार को किसानों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी और तोमर साहब, आप किसानों के साथ वार्ता के लिए बुलाइए, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कोई भारत की 80% जनता के साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। साथ ही बीबी बत्रा ने कहा, ये तीनों कानून काले हैं और जब सरकार एमएसपी पर गारंटी की बात कर रही है तो लिख कर देने में क्या एतराज है। एमएसपी सिर्फ किसानों की बात नहीं है, और आप हमेशा ही स्वामीनाथन और एमएसपी की बात करते थे, और आज एमएसपी देने में आप कतरा क्यों रहे हैं, किस बात के लिए? और बड़ी जायज मांग है। काले कानून है, काले कानूनों का हम विरोध करते हैं, कांग्रेस भी विरोध करती है, किसान भी विरोध करते हैं। वहीं कांग्रेस के एक और विधायक जगबीर मलिक ने सरकार पर निशाना साधा और कहा, ये किसानों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन किसान डटे हुए हैं। किसानों के बारे में अभद्र टिप्पणियां, ये कहते हैं इनके पास ये कैसे आए किसान, सूट बूट क्यों नहीं कैसे पहन रहे हैं, इनके कपड़ों पर भी एतराज है, पहनने पे, खाने पे एतराज है, क्या खाते। लोग आज एक जन आंदोलन बन चुका है। हर वर्ग का किसान आज उनके साथ खड़ा है। इतनी सर्दी के बाद भी जो है वो लोग डटे हुए हैं। कांग्रेस के आरोपों का, या यूं कहें कि कांग्रेस के वार पर पलटवार सुभाष बराला ने कुछ यूं किया और कह दिया कि जल्द ये गतिरोध खत्म हो जाएगा। किसान संगठन जो आंदोलनरत हैं कि इसमें जो सवाल उनकी तरफ से खड़े किए गए थे उनके ऊपर लिखित प्रस्ताव भेजा गया है और सरकार उन सब बातों को मानने के लिए तैयार है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इस सारे मामले का समाधान होगा। सरकार और किसान संगठन, चाहे वो इसका पक्ष रखने वाले हैं बिल का या इसका विरोध करने वाले हैं, सब एक टेबल पर आकर के इसका समाधान करेंगे। किसानों का मुद्दा इस वक्त सियासत की हर गली में गूंज रहा है और इसकी गूंज कम होने का नाम नहीं ले रही। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। यमुनानगर में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, जी हां, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किसानों के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि कृषि कानूनों पर सभी बिंदु क्लियर हैं, किसानों की सभी शंकाएं दूर हो चुकी हैं। यमुनानगर में बीजेपी के मंडल कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन जो सबसे जरूरी था वो था किसानों का मुद्दा। ओपी धनखड़ ने कहा, कृषि कानूनों को लेकर सभी बिंदु साफ हो चुके हैं,
जो भी किसान संगठनों की शंकाएं थी वो दूर हो चुकी हैं। इन तीनों कानूनों के संदर्भ में केंद्र सरकार के सामने जो मुद्दे रखे थे, सभी एक एक करके मुद्दे का जवाब केंद्र सरकार ने दे दिया है और किसानों की जितनी भी शंकाएं थी सब दूर की हैं और आगे भी केंद्र सरकार बातचीत के लिए खुली है। तो अब कोई एजेंडा तो नहीं बचा है। साथ ही ओपी धनखड़ ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि आंदोलन करने में ही नहीं, आंदोलन वापस लेने में भी ताकत होती है। कई आंदोलन हुए, कई बार वापस किए गए। आंदोलन वापसी में भी उस संगठन की ताकत होती है। केवल आंदोलन करने में ताकत नहीं होती, आंदोलन को वापस लेने में भी ताकत होती है। आंदोलन ऐसा नहीं हो कि आपके हाथ में नहीं रहे, आपके हाथ से निकल जाए। किसी की भी ताकत उस आंदोलन को वापस लेने में भी होती है। आपने जितने भी मुद्दे थे, आप किसी भी किसान संगठन से पूछिए, सभी मुद्दों का समाधान केंद्र सरकार ने करने का पूर्णतः प्रयास किया है और उसके बाद भी बातचीत ओपन रखी है। तो उसके बाद आपकी ताकत अपने आंदोलन को वापस लेने में भी। पंजाब समेत राजस्थान पर हमला बोलते हुए धनखड़ ने कहा, जो पड़ोसी राज्य किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं लेकिन खरीदारी नहीं करते। राजस्थान और यहां का भाव देखें, आप खुद समझ जाएंगे कि हरियाणा सरकार किसान हितैषी है। इन कानूनों ने आजादी दी थी कि आप किसी भी देश के हिस्से में ले जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं सर, लेकिन आपको खरीदार भी चाहिए। हरियाणा सरकार जैसे बाजरा खरीद रही, 2150 खरीदा, 74 लाख क्विंटल बाजरा वो हरियाणा के किसानों को लाभ देने के लिए खरीदा है। जो तथाकथित किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं, उस राजस्थान ने बाजरा, राजस्थान के किसानों का बाजरा नहीं खरीदा। जो कथित किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं कैप्टन धर्मेंद्र, उन्होंने नहीं खरीदा। तो इसलिए जो खरीद रहे हैं वो अपने राज्य के किसानों को लाभ देने के लिए। एमपी के मुख्यमंत्री ने भी अपनी खरीद के लिए दिया होगा। जो अड़ोस पड़ोस के राज्य हैं, जो किसान हितैषी होने का ढोंग तो करते हैं लेकिन खरीदारी नहीं करते। किसानों का मुद्दा इस वक्त हरियाणा समेत पूरे देश की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मसले का हल अभी तक नहीं निकला है। किसान कब घर जाएंगे और कब सरकार का गतिरोध खत्म होगा, इसका इंतजार सबको है। यमुनानगर से जनता टीवी के लिए सुमित ओबराय की रिपोर्ट। जो किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसान संगठनों को नोटिस जारी कर कमेटी बनाने का आदेश दिया है। अब मामले पर कल सुनवाई होगी। इस मसले पर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने किसानों से बातचीत की। आंदोलन का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक कमेटी का गठन करते हैं। इस कमेटी में किसान के सदस्य भी रहेंगे, केंद्र सरकार के सदस्य भी रहेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, हम बुराड़ी ग्राउंड में मौजूद हैं और किसानों के सदस्य मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं किस तरीके से वो इस फैसले को देखते हैं। आपसे सबसे पहले बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी का गठन करते हैं क्योंकि दिल्ली के आसपास के जो बॉर्डर है उस पर किसान जो है लगातार कई दिनों से बैठे हुए हैं। मसले को सुलझाने की कोशिश जो है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी की गई है। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं कमेटी के गठन को? देखिए साहब, कमेटी बन गई, कमेटी का हमसे कोई लेना देना नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बहुत अच्छा होता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को इन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए आदेश करती, क्योंकि पूरे भारत का किसान आज आंदोलन पे बैठा है, संघर्ष कर रहा है। सरकार को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना चाहिए था सरकार को कि जिसके लिए आप कानून लेके आए हो, किसान आज इन बिलों को रिजेक्ट कर रहा है, इस कानून को रिजेक्ट कर रहा है, क्यों नहीं आप इस कानून को रद्द करते? माननीय सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था, इससे पहले ही चाहिए था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सू मोटो लेके सरकार को आदेश करती कि इन कृषि कानूनों को रद्द करो, किसान को किसान का हक दो। इस कमेटी से कुछ बदलने वाला नहीं है। कमेटी तो तभी बनाई जाती है कि जब किसी बात की समझ ना लगे। अब सरकार भी समझ चुकी है कि ये कृषि कानून में बहुत खामियां हैं, ये कृषि कानून किसान के लिए हानिकारक है और किसान को तो पहले ही पता है। इसीलिए कोई तुक नहीं बनती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हमारे लिए। हम आंदोलन पे बैठे हैं, संघर्ष करेंगे जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होंगे संघर्ष करेंगे। आपसे भी जानना चाहें, केंद्र सरकार को भी नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। पिछली बार भी एक कमेटी का गठन जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा था, जिसपे किसानों ने कहा कि कमेटी की नहीं है, हम तमाम किसान संगठन जो है आपसे रेगुलर बातचीत के लिए तैयार हैं। अब केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एक कमेटी गठित कर देते हैं जिसमें किसान संगठनों के लोग रहें, केंद्र सरकार के लोग रहें। अब आपका पक्ष क्या कहता है इसको लेकर?
देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का नोस्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट को हम ਜਿਹੜੇ लोग है जिन्ना खातर बनाया जा रहा है बिल 3 महीने के लाके लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पहला रेल की पटड़ियां पंजाब में संघर्ष चला, फिर ਹੁਣ 21 दिन हो गया जो दिल्ली में चल रहा है, जो कि सरकार मान चुकी है भी ये किसान लोक विरोधी है। फिर ये कमेटी बनाने की क्या जरूरत पड़ती है। माननीय योग सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना सीगा भी इस इन कानूनों को रद्द करे और ठंड में ਜਿਹੜੇ लोग ਲੱਖਾਂ लोग बैठे है, ਕੱਲਾ नहीं पूरी दुनिया ਦੀਆਂ इस पर हाई कोर्ट ਦੇ सुप्रीम ਜਿਹੜੇ जज है हरियाणा पंजाब ਦੇ ਉਹ भी मन चुके है भी वकील साहब मन चुके भी ये कानून किसान विरोधी है, लोक विरोधी है और पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी लोग ये कह रहे हैं भी लोक विरोधी है, किरती लोगों के विरोध च है। फिर सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ इस कमेटी का संगठन करने की क्या जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो अच्छी बात ये होंगी संदेश देंदी सरकार ਨੂੰ भी इनको रद्द करो और वापस लो, किसान के विरोधी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना किसान संगठनों का पक्ष, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि 3 कानून वापस होने चाहिए और उसके बाद ही हम जो है अपना ये आंदोलन खत्म करेंगे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, बुराड़ी ग्राउंड। इधर ज्ञानचंद गुप्ता का राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना कांग्रेस को भा नहीं रहा। तभी कांग्रेस के 4 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा तो ज्ञानचंद गुप्ता ने भी तुरंत कांग्रेस को जवाब दिया। प्रदेश में निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है और चुनावी सरगर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है, क्योंकि मामला शहर की सरकार का है। दरअसल पंचकूला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अपनी पार्टी के मेयर उम्मीदवार कुलभूषण गोयल का नामांकन भरवाने पहुंचे थे और यही बात कांग्रेस को हजम नहीं हुई। कांग्रेस के 4 नेताओं ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्ञानचंद गुप्ता के इस कदम पर सवाल दाग दिया और पूछ लिया कि आखिर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष की मर्यादा को ठेस क्यों पहुंचाई। हमारे माननीय स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिन्होंने सारे नियमों को ताक पर रख के सारी मर्यादा और मान्यताओं को खत्म करके और सारा रेस्पेक्ट और डिग्निटी ऑफ द चेयर जो विधानसभा के अध्यक्ष की होती है उसको भारी नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक ने यह भी कहा कि ज्ञानचंद गुप्ता को स्पीकर पद से इस्तीफा देकर प्रचार करना चाहिए। यदि ये मान्यताओं को मानते हैं तो ज्ञानचंद गुप्ता जी को विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए काम करें और उसके लिए प्रचार करें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन बतौर अध्यक्ष जो ये काम किया है, ये इस पद की डिग्निटी और रेस्पेक्ट को कम किया है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि हरियाणा की राजनीति में आज तक ऐसा नहीं देखा गया कि एक स्पीकर किसी निकाय चुनाव में प्रचार करे। हरियाणा की राजनीति में भी ये नहीं देखा गया है कि एक निकाय चुनाव के अंदर अध्यक्ष इस तरह गाड़ी पे चढ़ के और निशान बना के पार्टी के सिंबल साथ इस तरह करे। ये अध्यक्ष पद को शोभा नहीं देता। एक इम्पार्शियल ड्यूटीज होती हैं और गरिमा होती है और स्पीकर किसी पार्टी का नहीं कहलाता है, वो हाउस का स्पीकर कहलाता है। कांग्रेस के आरोपों पर तत्काल प्रभाव से ज्ञानचंद गुप्ता ने जवाब दिया, कहा मेरी गरिमा विधानसभा के अंदर स्पीकर के पद पर है, सदन में मैंने गरिमा को बनाकर रखा है। आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। विधानसभा के अध्यक्ष के नाते मेरी जो गरिमा है वो विधानसभा के अंदर जो कार्यशैली है निष्पक्ष हो, ये संविधान की मर्यादा है और कहीं भी कभी भी किसी भी लेवल के ऊपर विधानसभा के अंदर इस मर्यादा का मैंने हमेशा पालन किया है। और कोई भी प्रतिपक्ष का जो विधायक है ये आरोप नहीं लगा सकता कि विधानसभा के अंदर किसी भी प्रकार से मैंने किसी भी पार्टी का पक्ष लिया है या जो पार्टी के प्रति कोई बहुत ज़्यादा वफादारी शो की है। सबको मैंने एक ही उसके अनुसार मर्यादा के अनुसार सबको उचित समय दिया है, पूरा समय दिया है। कांग्रेस ज्ञानचंद गुप्ता पर हमलावर हुई तो तुरंत बीजेपी ने स्पीकर साहब का बचाव किया। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकारों में
रहे इस प्रकार के पदों पर लोग सारी उस पद की गरिमाओं को तार तार करते थे, वो मुझे लगता है कि इस समय इस प्रकार के जो टिप्पणियां करते हैं, आरोप लगाते हैं, वो भूल गए हैं। इतिहास के अंदर अगर हम बात करें हरियाणा विधानसभा की, तो जिस प्रकार की टिप्पणियां कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और खास करके इस प्रकार के जो पद हैं, गरिमापूर्ण पद, उस पर बैठे हुए लोग करते थे, वो आज उनको याद करने की आवश्यकता है। और जहां तक ज्ञानचंद गुप्ता जी की बात करें तो अभी तक लगभग 1 साल उनको स्पीकर बने हुए हैं। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर उन्होंने हमेशा ही गरिमा का ख्याल रखा है। खैर, राजनीति को एक मौका चाहिए खुद को जिंदा रखने के लिए, और भारत में विडंबना ये है कि राजनीति को अमरत्व हासिल है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट। अब राजनीति के साथ साथ एक ऐसी खबर जिसका सरोकार सीधे तौर पर आपसे है। आप हर महीने रसोई गैस का सिलेंडर लेते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि उसकी सब्सिडी सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेगी, लेकिन पिछले 8 महीनों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल किया है, जिसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ सकता है। और अब कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सरकार का इस मसले पर घेराव किया है। एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आई क्या? हमारा ये सवाल हर आम आदमी के जहन को ताजा कर देगा, और जब आप अपने बैंक खाते को चेक करेंगे तो शायद आप चौंक जाएं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेल और गैस का विपणन करने वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अप्रैल 2020 के बाद 8 महीने से ये सब्सिडी आपको नहीं दी। तेल कंपनियों ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में पूरे देश के 27.59 करोड़ एलपीजी कनेक्शन धारकों को दी जाने वाली 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी खत्म करने के लिए बेहद सुनियोजित ढंग से काम किया। पहले चरण में जून 2019 से अप्रैल 2020 तक हर महीने सिलेंडर 8 रुपए 60 पैसे महंगा हुआ। जून 2019 में रसोई गैस के दाम 737 रुपए 50 पैसे थे, तब सब्सिडी थी 243 रुपए 50 पैसे और आपको सिलेंडर 494 रुपए पड़ रहा था। लेकिन दिसंबर 2020 में 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 650 रुपए का आ रहा है और आपको सिलेंडर के पूरे दाम चुकाने पड़ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के खेल को समझते हैं। जून 2019 में गैस सिलेंडर 737 रुपए 50 पैसे का था, जिस पर 243 रुपए 50 पैसे सब्सिडी मिल रही थी और आपको 494 रुपए चुकाने पड़ते थे। जबकि जुलाई 2019 में दाम 643 रुपए 50 पैसे हो गया, जिस पर 142 रुपए 65 पैसे सब्सिडी थी और आपको 500 रुपए 85 पैसे का सिलेंडर पड़ रहा था। अगस्त 2019 में 574 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर था, जिस पर 71 रुपए 71 पैसे सब्सिडी थी और आपको 502 रुपए 79 पैसे चुकाने पड़ रहे थे। सितंबर 2019 में दाम 590 रुपए हो गया, जिस पर 79 रुपए 62 पैसे सब्सिडी थी, आपको 510 रुपए 38 पैसे का सिलेंडर पड़ रहा था। अक्टूबर 2019 में 612 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर था, जिस पर 87 रुपए 5 पैसे सब्सिडी थी और आम आदमी को 525 रुपए 45 पैसे चुकाने पड़ रहे थे। नवंबर 2019 में 689 रुपए का सिलेंडर था, जिस पर 155 रुपए 90 पैसे की सब्सिडी थी और वास्तविक दाम 533 रुपए 10 पैसे था। जबकि अप्रैल 2020 में सिलेंडर 742 रुपए 50 पैसे का था, जिस पर 162 रुपए 36 पैसे सब्सिडी मिल रही थी और आम आदमी को सिलेंडर 580 रुपए 14 पैसे का पड़। तो सब्सिडी का खेल कुछ इस तरीके से चल रहा था। सियासी गलियारे में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।